हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रॉप साइंस से संबंधित 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, इधर उन खरपतवारों के बॉटनिकल नाम दिए हुए हैं, स्थानीय नाम दिए हुए हैं और किन फसलों को प्रभावित करते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। जो धान का खरपतवार होता है सामा या समा घास, उसका वानस्पतिक नाम होता है एकाइनोक्लोआ कुर्सगेलाई बोलते हैं। धान का जो सामा होता है उसको एकाइनोक्लोआ कोलोना या एकाइनोक्लोआ कुर्सगेलाई बोलते हैं। और गेहूं का मामा खरपतवार होता है उसको फाइलेरिस माइनर बोलते हैं। और बरसीम में जो कासनी होता है उसको किनकोरियम इंटाइबस कहते हैं। बरसीम का जो होता है कासनी उसको क्या बोलते हैं, किनकोरियम इंटाइबस बोलते हैं। और मक्का में जो पत्थर चटा हो जाता है विष खपरा उसको ट्राइननथीमा मोनोगाइना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नैसी जो है वीडिसाइड है? कौन सा? इसमें कार्बोफ्यूरान है, डाइफ्लूवेरान, डाइक्रोमेन, आइसोप्रोटान। जो आइसोप्रोटोरान है ये क्या है? खरपतवार नाशी है। ये जो गेहूं के मामा को कंट्रोल करता है। अब इसके जगह पर सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है गेहूं के मामा के मैनेज के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? बथुआ है, हिरणखुरी, सत्यानाशी, पत्थर चटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हिरणखुरी है ये जो है बहुवर्षीय खरपतवार, इसको बोलते हैं कान्वोलुलस आर्वेंसिस, या एक बहुवर्षीय खरपतवार है। ये गेहूं की फसल में लगता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें सुमेलित है? इधर फसलें दी हूँ, उधर उनके हर्बिसाइड दी हूँ। किसमें कौन सा हर्बिसाइड डालते हैं? अब देख सकते हैं चना है, चने के लिए फ्लुक्रोलिन होता है, ऑक्सीफ्लोरिन है, मेटाक्लोर है। और गन्ने के लिए एट्राजिन, सिमाजिन, 2,4-D ये सभी डालते हैं। और गेहूं में डाइक्लोफाल है, फिनेक्जापराप है, इथाइल है, आइसोप्रोटोरान है, सल्फोसल्फ्यूरान है। आलू के लिए है सेंक्योर जैसे बोलते हैं, मेट्रोब्यूजिन, ऑक्सीफ्लोरिन या पेंडिमेथिलिन। अगला प्रश्न है, फाइलेरिस माइनर जैसे गेहूं का मामा है उसको कम करने के लिए कौन सा आप फसल चक्र अपनाएंगे? तो आप उसके लिए अरहर आलू की बुआई कर सकते हैं। फाइलेरिस माइनर जो खरपतवार है को कम करने के लिए अरहर आलू उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अविना फटुआ या फाइलेरिस माइनर कहे जाते हैं। कौन सा इसमें वीड है जिसे अविना फटुआ बोलते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें बी। अविना फटुआ जो फाइलेरिस माइनर है ये सैटेलाइट निराई इनके लिए करते हैं, सैटेलाइट वीड है ये। अगला प्रश्न है, ऐसे खरपतवार जो किसी पारिस्थितिकी के अभिन्न अंग होते हैं जैसे सैटेलाइट खरपतवार कहे जाते हैं, और इन खरपतवारों की निराई करना सैटेलाइट निराई कहलाता है। सैटेलाइट खरपतवार कौन से होते हैं? ऐसे खरपतवार जो किसी फसल पारिस्थितिकी के अभिन्न अंग होते हैं। ऐसे खरपतवार जो किसी फसल पारिस्थितिकी के अभिन्न अंग होते हैं सैटेलाइट खरपतवार कहलाते हैं। और इन खरपतवारों की निराई गुड़ाई करना सैटेलाइट निराई कहलाता है। जैसे गेहूं में गेहूं का मामा हो गया जंगली जई जिसे बोलते हैं अविना फटुआ, ये क्या है? सैटेलाइट वीड है, इनका मैनेज सैटेलाइट निराई कहलाता है। अगला प्रश्न है, अरहर प्लस सोयाबीन सह फसली में सफलतापूर्वक खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा हम वीडिसाइड अपनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट है पेंडिमेथिलिन। अरहर प्लस सोयाबीन जो सहफसली है इंटरक्रॉपिंग, उसमें सफलतापूर्वक खरपतवार मैनेज के लिए पेंडिमेथिलिन 30 cc 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं। अरहर सोयाबीन में खरपतवार के लिए पेंडिमेथिलिन 30 cc 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। अगला प्रश्न है, कृष्ण नील खरपतवार की 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, कौन सा? इसमें जो कृष्ण नील खरपतवार है वो 1 वर्षीय। कृष्ण नील खरपतवार किसमें देखने को मिलता है? जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, मसूर, आलू, बरसीम इत्यादि में। कृष्णनील को बोलते हैं एंगेलिस आर्वेंसिस। कृष्णनील का जो वनस्पतिक नाम होता है एंगेलिस आर्वेंसिस होता है। शरद ऋतु में उगने वाला एक वर्षीय खरपतवार है जहाँ रबी की फसलों में दिखाई देता है। जैसे गेहूं हो गया, चना, जौ, मटर, मसूर, आलू, बरसीम, इन सभी में ये कृष्णनील देखने को मिलता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इधर पैरासाइट दिए हुए हैं, इधर उनके होस्ट दिए हुए हैं। तो इसमें जो ये फार्मूला होता है क्लोस, CLOS। पहला जो है इसमें टोटल स्टेम पैरासाइट है। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा होता है? अमरबेल जिसे कस्कुटा चाइनेंसिस बोलते हैं, ये पूर्ण तना परजीवी है। उसके बाद में अर्ध तना परजीवी यानी सेमी स्टेम पैरासाइट लोरेंथस जिसे बांदा बोलते हैं, सेमी स्टेम पैरासाइट हो जाएगा। अब पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा होता है? ओरोबेंकी। ओरोबेंकी जो है तंबाकू में लगता है, ये पूर्ण जड़ परजीवी है। अगला प्रश्न है,
और टोटल जो है टोटल रूट पैरासाइट ये थिसियम स्ट्राइगा है। अगला प्रश्न है सेमी रूट पैरासाइट में क्या है, थिसियम स्ट्राइगा। टोटल रूट पैरासाइट में ओरोबेंकी है, तंबाकू में लगता है। और सेमी रूट पैरासाइट को स्ट्राइगा लुटिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेमी रूट पैरासाइट को स्ट्राइगा लुटिया बोलते हैं। और जो टोटल रूट पैरासाइट है वो ओरोबेंकी। अगला प्रश्न है खरपतवार दिए हुए उनकी फसलें हैं, उनको मैनेज करना है, किस फसल में कौन सा खरपतवार लगता है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसमें है व्हीट का इकोनोक्लोवा नहीं है। इकाइनोक्लोवा जो कोलोनाया है ये धान का है, धान का इकोनोक्लोसगेलाई है। आलू का साइप्रस रोटेंडस है भादा। अगला मेज में लगता है टाइनथीमा मोनोगाइना, ट्राइनथीमा मोनोगाइना मेज का है। अगला प्रश्न है कौन सा तृणनाशक कांस को समूल रूप से नष्ट करता है, कांस के मैनेज के लिए ग्लाइफोसेट का यूज करते हैं। कांस का रासायनिक नाम नॉन सेलेक्ट जो कांस है सेकेरम स्पॉन्टेनियम बोलते हैं, कांस को क्या बोलते हैं, सेकेरम स्पॉन्टेनियम बोलते हैं। का जो केमिकल मैनेजमेंट करने के लिए ग्लाइफोसेट जो है नॉन सेलेक्टिव उसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न है पेंडिमेथिलिन का व्यावसायिक नाम, पेंडिमेथिलिन का जो है व्यावसायिक नाम क्या है, वैसालिन लासो मचेटी स्टैम्प, तो पेंडिमेथिलिन को स्टैम्प बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इधर शाकनाशी और उनके व्यापारिक नाम दिए हुए देख सकते हैं। पेंडिमेथिलिन को स्टैम्प बोलते हैं, ब्यूटाक्लोर मचेटी, फ्लुक्रेलिन बेसालिन। जो ये फ्लुक्रेलिन बेसालिन है इसको बुआई से पहले डालते हैं। और एलाक्लोर को लासो बोलते हैं, मेटाक्लोर को यूल बोलते हैं, लेक्टोफेन को कोबरा बोलते हैं, लेक्टोफेन कोबरा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हर्बिसाइड हम खेत में किस समय यूज करते हैं। जो पेंडिमेथिलिन है ये पोस्ट इमरजेंसी यानी बुआई के बाद अंकुरण से पहले यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला है कि पेंडिमेथिलिन जी अंकुरण से पूर्व यूज होता है। फ्लुक्रोलिन जो है ये जो है बुआई से पूर्व यूज होगा। डेलाफान अंकुरण से पूर्व, एट्राजिन अंकुरण से पूर्व। जो अंकुरण से पूर्व होते हैं इन्हें कहते हैं पोस्ट इमरजेंस। 2,4-D बुआई के 30 से 35 दिन बाद। ब्यूटाक्लोर जो होता है रोपाई के बाद। सीमाजिन अंकुरण से पूर्व। अगला प्रश्न है हे चारा या सूखा चारा उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें चीनी अधिक हो, प्रोटीन अधिक हो, वसा अधिक या क्रूड रेशा अधिक हो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हे या जो सूखा चारा होता है उन फसलों से बनाया जाता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। अगला प्रश्न है अंधे गुड़ाई की संतुष्ट की जाती है किसमें, शुगर केन यानी गन्ने की फसल में। अगला प्रश्न है निम्न में से धान के खेत में सामान्यतः पाए जाने वाला एक वर्षीय घास का खरपतवार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इकाइनोक्लोवा कुर्सगेलाई है धान का एक वर्षीय खरपतवार है, इसको सामा भी बोलते हैं। इसके मैनेज के लिए आप स्टाम्प F34 या प्रोपेनिल जो होता है डाल सकते हैं सामा के मैनेज के लिए, स्टाम्प F34। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवर्णात्मक कवकनाशी यानी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, कौन सा इसमें नॉन सेलेक्टिव है, तो डाइक्वाट पैराक्वाट जो होते हैं ये सभी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ये हो जाएगा पैराक्वाट। अगला प्रश्न है धान गेहूं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी या पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। धान गेहूं जौ में जो पृथक्करण दूरी होती है वो 3 मीटर रखते हैं और बाजरे की सबसे ज़्यादा पृथक्करण दूरी रखते हैं आधार बीज प्राप्त करने के लिए लगभग 1000 मीटर। अगला प्रश्न है धान गेहूं जौ का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है 3 मीटर। अगला प्रश्न है गेहूं की फसल को 115 kg नेत्रजन देने के लिए यूरिया की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 115 × 100/46 हो जाएगा, तो आप उसको हल कर लेना नेत्रजन निकल आएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ की ऋतु फसल है, खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है, गेहूं चना जौ अरहर, तो अरहर जो है ये खरीफ ऋतु की फसल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है विच क्रॉप इज नोन एज कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप किसको बोलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरगम बाइकलर यानी ज्वार जो है इसको क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप बोलते हैं। ज्वार की फसल को ऊँट फसल के नाम से जाना जाता है। ज्वार की खेती दाने व चारे के लिए की जाती है।
विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ज्वार में प्रथम है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। विश्व में ज्वार के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे उत्पादन में है। उत्पादन की दृष्टि से जो है अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा ज्वार का कहाँ है? भारत में है, फिर अमेरिका में है। और प्रोडक्शन की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, भारत द्वितीय स्थान पर। और भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 60 से 75 दिन बाद जो है ग्रीष्म ऋतु में वार्षिक पौधे फूल देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? चना की बीज दर 80 kg, तिल 4, सरसों 10, सूरजमुखी 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरसों है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। सीड रेट इनकी। राई सरसों या काली सरसों, जो पीली सरसों होती है, इनकी बीज दर 5 से 6 kg के आसपास होती है। जो तारा मीरा होती है 6 से 7 kg प्रति हेक्टेयर होती है। लाही है तो 4 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। फसल कारक और रोग दिए हुए हैं इधर, उनके देखते हैं। जो करनाल बंट गेहूं में लगता है वो किसके कारण होता है? गेहूं का करनाल बंट ये निवोसिया इंडिका के कारण लगता है। अगला रोग है टर्फिकम लीफ स्लाइट, ये मक्का में लगता है हेलोमेंथोस्पोरियम के कारण। लीफ स्पॉट लगते हैं सोयाबीन में सर्कोस्पोरा कुकुची। सोयाबीन में लीफ स्पॉट क्यों होता है? सर्कोस्पोरा कुकुची कारण। और चना का जो ब्लाइट होता है एस्कोकाइटा रेबेई होता है, एस्कोकाइटा रेबेई। अगला प्रश्न है, फसल दिए उनके वानस्पतिक नाम दिए, उनको सुमेलित करना है। तो जो अंगूर है उसको क्या बोलेंगे? विटिस वेनिफेरा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर एक का हो जाएगा, विटिस वेनिफेरा। प्याज को क्या बोलते हैं? एलियम सेपा बोलते हैं, एलियम सेपा हो जाएगा। मूंगफली एराकिस हाइपोजिया होता है। सरसों ब्रेस्का स्पेसीज या कंप्रेस्टिस। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, अंगूर विटिस वेनिफेरा है, प्याज है एलियम सेपा, मूंगफली एराकिस हाइपोजिया, सरसों ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। अगला प्रश्न है, आपको इसकी उपज सुमेलित करना है। गन्ना की क्या उपज दर है? धान गेहूं इनकी क्या उपज है? तो गन्ना जो होता है 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। आलू हो जाएगा 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। धान की उपज हो जाएगी 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बाजरा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। गन्ना 800 कुंटल होता है, आलू 200 कुंटल, धान 50 कुंटल, बाजरा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है? तो ट्रिटिकल जो है गेहूं एवं राई के क्रॉस से रिम्पो के द्वारा विकसित की गई थी। ट्रिटिकल जो क्या है? मानव निर्मित फसल है जिससे सर्वप्रथम भारत में विकसित किया गया। ट्रिटिकल को गेहूं और राई के क्रॉस से डेवलप किया गया था, रिम्पो नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया। अगला प्रश्न है, सही कूट सुमेलित गेहूं और खरपतवार दियों। तो सामा किसका हो था? कोलेनम कुर्सगेलाई। धान का हो जाएगा कासनी जो है बरसीम का हो जाएगा। गन्ने का कौन सा है? तो फैलेरिस माइनर गेहूं का हो जाएगा, गन्ने का बचेगा मोथा। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप इधर खरपतवार। गेहूं में कौन कौन से लगते हैं? बथुआ लगता है, गेहूं का मामा लगता है, चटरे लगता है, हिरनखुरी लगता है। धान में मोथा होता है, मोथा धान और गन्ना दोनों में होता है। जंगली धान है, सामा है, भंगरा व कनकवा। और शरदकालीन गन्ना सभी खरपतवार जैसे कासनी, दूब, सैंजी। शरदकालीन जो गन्ना है उसमें कासनी भी हो जाती है, दूब भी हो जाती है, सैंजी भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए? तो धान को छोड़कर किसी फसल में 1 घंटे से ज़्यादा पानी ठहरने नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीज दर सुमेलित करना है। संकुल मक्का जो होता है, संकुल मक्का की बीज दर होती है 18 से 20 kg। शंकर मक्का 20 से 25 kg। मूंग या उड़द 12 से 15 kg। सरसों 5 से 6 kg। मटर 75 से 100 kg या 110 kg के आसपास भी होती है मटर। अगली है बोनी मटर 120 से 125 kg। संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर 18 से 20। शंकर मक्का 20 से 25। उड़द या मूंग 12 से 15। सरसों 5 से 6 kg। मटर 75 से 100 kg। बोनी मटर 125 से 30 kg तक होती है, 120 से 125 kg। अगला प्रश्न है, टोपिंग क्या होता है? टोपिंग का मतलब होता है तंबाकू में शीर्ष कलिका को, जो शीर्षत कलिका है उसको हटाना, तोड़ना।
शीर्ष पुष्पों को अकेले या कुछ शीर्षस्थ पत्तियों के साथ तोड़ना होता है टोपिंग। टोपिंग की क्रिया किसमें करते हैं? तंबाकू में। टोपिंग की क्रिया तंबाकू में होती है। शीर्ष जो कलिका है उसको अकेले या कुछ पत्तियों के साथ तोड़ना टोपिंग है। रेटिंग क्या है? यह एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें छाल के साथ रेशा डंठल से आसानी से अलग हो जाए, उसके लिए रेटिंग प्रोसेस करते हैं। सनई है, जूट है, इनमें रेटिंग प्रोसेस की जाती है। कपास के फाइबर को इकट्ठा करना लिंटिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में सीड से फाइबर अलग किए जाते हैं। मक्का में नर पुष्प को टेसल कहते हैं और और पौधे से इसको अलग करने को डिटेसलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखना, रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास है, जूट, सनई रेशे वाली हैं। सरकार वाली गन्ना, चुकंदर, तिलहन है, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली। अलसी का तेल जो है खाने योग्य नहीं होता है। और माइनर या स्मॉलर मिलेट कौन सी हैं? माइनर मिलेट जिसे रागी बोलते हैं, चीना हो गया, सामा, कोदो, काकुन। अगला प्रश्न है, धान्य फसलें, धान, गेहूं, बाजरा हो गई। अगला प्रश्न है, मटर की कौन सी वैरायटी? रचना है, इंद्र है, पूषा, प्रभात, जय, सपना, आदर्श, ये सभी मटर की वैरायटीज हैं। अरहर की है, शारदा है, लक्ष्मी है, बसंत है, प्रभात, उपास, 120, पारस, मुक्ता, ये सभी क्या है? अरहर की वैरायटीज हैं। मसूर की है, पूषा, वैभव, शेखर, मालवीय, सुनाथ, IPL दाल। गेहूं के मालवीय है, सुजाता है, के 303 है, नैना, वैशाली, गंगा, ये सभी क्या हैं? गेहूं की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, रिम्पू ने जो है 1890 में पहला इंटरजेनिक क्रॉस डेवलप किया था। जो ट्रिटिकल है वो कौन सा क्रॉस है? इंटरजेनरिक क्रॉस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिटिकल जो है वो कौन सा क्रॉस है? ट्रिटिकल गेहूं और राई का क्रॉस है, इसे इंटरजेनरिक क्रॉस बोलते हैं। 1890 में रिम्पू ने किया था। अगला प्रश्न है, कहाँ के साइंटिस्ट हैं? अगला प्रश्न है, अधिक pH मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल। अधिक pH वाली भूमि में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगा सकते हैं? तो वो है बार्ले। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जौ को अधिक pH में उगा सकते हैं। अधिक pH मान वाली भूमि में क्षारीय भूमि को सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसलें जौ है, चुकंदर है। जौ, चुकंदर को हम क्षारीय भूमि में उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, फसल है, प्रजातियां सुमेलित करना है। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, अरहर की नीलम नहीं है। सरसों की बसंती, मूंगफली की चंद्रा, मसूर की मल्लिका, ये वैरायटी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, संकुल मक्का की बीज दर 18 से 20 kg और संकर मक्का 20 से 25 kg। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मक्का की प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है? प्रकाश, प्रोटीना, गंगावन। तो गंगावन राइट हो जाएगा। गंगावन जो है हाइब्रिड मक्का की प्रथम किस्म है। ये 1961 में डेवलप हुई। अगला प्रश्न है, धान की नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि किस देश से आई? मेडागास्कर से आई। ऑप्शन नंबर फिलीपींस से आई। धान की नर्सरी उगाने की जो डेपोंग विधि है वो फिलीपींस देश से आई। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। मनीला, फिलीपींस में डेवलप हुई थी डेपोंग मेथड। इसमें नर्सरी 11 से 14 दिनों में तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है, हरी गुल्ली को की प्रयोग की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है? खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, सॉफ्ट डफ या नरम लोई के समय। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित पहली बोनी चावल की प्रजाति। भारत में विकसित पहली बोनी चावल की प्रजाति है जया। जया को मिरेकल वैरायटी भी बोलते हैं। भारत में विकसित पहली बोनी चावल की वैरायटी है। इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित भारत में राइस प्रोग्राम के तहत प्रथम चावल प्रजाति के रूप में जया विकसित की गई थी, जो IR8 तथा TN1 की अपेक्षा उत्पादन में के मामले में जया से अधिक सफल हुई, इसलिए इसे भारत में जादुई धान कहा गया। अगला प्रश्न, छिलका रहित जौ की प्रजाति जो है डोलमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जौ की छिलका रहित वैरायटी जो है डोलमा है। अगला प्रश्न है, राजकिरण किसकी वैरायटी है? राजकिरण किसकी वैरायटी है? ये हो जाएगी जौ की। राजकिरण जो है जौ की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, राजकिरण जो कि जौ की निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा BL2 है, CCN लवण सहिष्णु प्रजातियां। राजकिरण किसकी है? जौ की है, निमेटोड रेजिस्टेंट है। फसल और बीज दर दी हुई, बाजरा की बीज दर होती है 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर, ज्वार 10 से 12, चना 80-100, अरहर 12 से 15 और जूट है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन होता है? ए पाया जाता है।
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.